बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 दिसंबर 2020 और ऑपरेटिंग सिस्टम के नए लेक्चर के साथ आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। और एज फार एज कोर्स कंटेंट इज कंसर्न, मैं आज 12th वीक ऑफ कोर्स आउटलाइन जो है ना वो कवर कर रही हूँ। 11 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे मेमोरी मैनेजमेंट का, और मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि ये मंडे को आपका 9, 10 और 11 जो है ना ये इस का आपका गूगल क्लासरूम पे टेस्ट है। आई थिंक 13th बनती है ना जी, 14th ऑफ दिसंबर को जी आपका टेस्ट है। टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी और उस टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन होके अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद 13 और 14 वीक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन वी विल बी लेफ्ट विद 15 एंड 16 वीक, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत ही स्मॉल और थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे तक बाय ऑल मीन्स, मैंने आप लोगों से 15 दिसंबर का प्रॉमिस किया था। एक आध दिन जो है वो आगे पीछे हो सकता है। 14 को आपका टेस्ट है और एक आध टॉपिक मैं 15 को कवर करवाऊंगी, तो बाय मैक्सिमम 16th ऑफ दिसंबर तक हम इंशाल्लाह अपना कोर्स जो है ना वो वाइंड अप कर लेंगे। चलें जी, अपना शुरू करते हैं लेक्चर। जो हमारा आईओ का जो टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो उसमें हमने 3 चीज़ें कवर करनी है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आईओ फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, और आईओ बफरिंग। ये आईओ बफरिंग ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है। तो बाकी हम देखते हैं जी। जब हम बच्चों आईओ डिवाइसेस को, बहुत सारी आईओ डिवाइसेस होती है ना, कीबोर्ड से सेंसर्स हो गए, आपकी मशीन रीडेबल फॉर्म्स हो गई, आपके राउटर्स भी होते हैं, आपके मॉडेम्स भी होते हैं, आपकी एटीएम्स मशीन भी होती हैं, बहुत सारी किस्म की मशीन होती है। तो हम ना उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जी ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल जिसमें ह्यूमन जो है वो उसकी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ले रहा होता है। जैसे आप कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से एंट्री जो होती है वो कौन करता है? एक इंसान करता है, ठीक है। माउस से क्लिक कौन करता है? इंसान करता है। तो ह्यूमन रीडेबल में माउस आ जाते हैं, कीबोर्ड्स आ जाते हैं, आपके मॉनिटर्स आ जाते हैं जो कि यूजर के साथ कम्युनिकेट, जैसे आपकी एटीएम मशीन हो गई, वो भी आपकी ह्यूमन रीडेबल है बिकॉज वो पिन आपसे लेती है, वेरिफिकेशन करती है, आपसे अमाउंट पूछती है, आपको एक चीज डिलीवर कर देती है। कुछ होते हैं जी मशीन रीडेबल, मसलन ये कि जी आपकी बाज़ जगहों पे आपने देखा होगा कि थंब एक्सप्रेशन होता है, उससे आपकी अटेंडेंस लग रही होती है, ठीक है जी। आप मशीन जो है वो आपके उसमें सेंसर्स आ जाते हैं, उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स भी आ जाती हैं, सेंसर्स आ जाते हैं, आपके कंट्रोलर्स आ जाते हैं, आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आपका माइक्रोवेव आ जाता है, आपकी वो तमाम डिवाइसेस जो किसी खास पर्पस के लिए हैं लेकिन आपने बस उसकी फिट इन करनी है और अब मशीन जो है उसको करती है। उसमें यूजर का जो है ना इंटरेक्शन सिर्फ यही है कि ऑन एंड ऑफ कर दिया। और जैसे एसी हो गया आपका, आपकी स्मार्ट मशीन्स हो गई, आपके माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, आजकल स्मार्ट आईओ डिवाइसेस के होम्स हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, ये सारे जो है मशीन रीडेबल हैं। आजकल स्मार्ट कार्स भी आ गई हैं। इसके बाद कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि खास तौर पर नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को, जैसे मॉडेम्स आ जाते हैं, एनआईसी कार्ड्स आ जाते हैं, जो कि रिमोटली एक जगह पे बंदा बैठा हुआ, रिमोटली का मतलब है कि लाहौर में बैठा हुआ है, कराची में बैठा हुआ है, उनके दरमियान में जो है ना इंटरेक्ट करती हैं। तो हम डिवाइसेस को, जितनी भी आईओ डिवाइसेस होती है ना, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल एंड कम्युनिकेशंस के लिए। अच्छा, अब एक डिवाइस दूसरे से बेहतर है, हमें कैसे पता चलेगा? एक माउस दूसरे से बेहतर है, जैसे एक कैमरा है। अब आप कैमरा जब आप न्यूज देखते हो तो आप कहते हो कि जी फलाने का कैमरा फलाने से बेहतर है, तो आपको किस यूनिट से पता चलेगा कि वो कैमरा बेहतर है? आप उसके मेगापिक्सल्स की जो है वो यूनिट देखते हो कि जी वो इतने मेगापिक्सल का है और फलाने वाली कंपनी का जो है वो इतने मेगापिक्सल का है, तो डेफिनेटली जिसके 16 मेगापिक्सल का जो रिजल्ट होगा वो 4 मेगापिक्सल से बेहतर होगा। तो जब हम डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को कंपेयर करते हैं ना, तो वो हम देखते हैं कि जी उनका डाटा रेट क्या है, वो किस एप्लीकेशन में यूज हो रहे होते हैं, कितने मुश्किल और आसानी से वो इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका यूनिट ऑफ ट्रांसफर क्या है, उनका डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है, और वो एरर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जी कौन सी डिवाइस जो है आईओ डिवाइस जो है वो दूसरे से बेहतर है या
बेहतर नहीं है। मसलन अगर आप ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जी कीबोर्ड, ठीक है जी, कीबोर्ड कितना टाइम ले रहा है, माउस कितना टाइम ले रहा है, यानी डाटा के रेट पे कि कितनी जल्दी डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और डेफिनेटली जो ये जो है ना हायरार्की ऊपर जैसे जैसे मूव कर रही है उतना ही आपका जो टाइम है ना वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। माउस और कीबोर्ड आपको जल्दी रिस्पॉन्ड कर देंगे, मॉडेम उससे कम, फिर फ्लॉपी डिस्क। तो इसी तरीके से जो डाटा रेट होता है ना ये वन ऑफ द फैक्टर होता है, ये डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफर कर सकता है। तो हम डाटा रेट, अगर हमने एक माउस लेना है और दूसरा माउस लेना है, मसलन अगर आप वायरलेस माउस लोगे और एक आपका ऑप्टिकल माउस है जो कि वायर्ड है, तो वायर्ड माउस जो है वो जल्दी काम करता है एज कम्पेयर टू वायरलेस, क्योंकि वायरलेस ने अपना एक मॉडल लेना है और उसके बाद, लेकिन खैर आजकल जो नए पीसीज आ रहे हैं उसमें इतना फर्क नहीं पता चलता। लेकिन बहरहाल मैं जस्ट बात कर रही हूँ कि डाटा रेट जो होता है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डिफरेंशिएट करने का कि कौन सी आईओ डिवाइसेस बेहतर हैं, कौन सी फास्ट हैं। उसके बाद ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस एप्लीकेशन के अंदर आप वो आईओ डिवाइस यूज कर रहे हो। मसलन एटीएम है, एटीएम की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। और अगर आपने एक एप्लीकेशन लेनी है जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड में का जो बेसिकली चीजें तो आईओज ही हैं, लेकिन आईओ की क्रेडिट कार्ड की मशीन बिल्कुल डिफरेंटली काम कर रही होगी, एटीएम की मशीन बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही होगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक कोई कमर्शियल मार्केट है, जैसे आप कुछ इस तरह की मशीन बनाते हो जिसमें आप पैसे डालते हो और आपके कोई ड्रिंक्स निकल आते हैं, या हाइपर स्टार वगैरह में इस तरह के जो है वो मशीन्स लगी होती हैं, आप उनके अंदर पैसे डालते हो, अपनी चीज को सिलेक्ट करते हो। तो मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन भी डिसाइड करती है टू यूज, इसको देख लेते हैं, द यूज टू विच अ डिवाइस इज put has an influence on the software and policies in the operating system and supporting utilities. For example, a disk used for file require the support of file management system. A disk used as a backing store of page in a virtual memory scheme depend on the use of virtual memory hardware and software. A terminal can be used by the system administrator or a regular user. These uses simply different level of privileges and priority in the operating system. मसलन अगर आप यूज कर रहे हो एटीएम मशीन और एक बैंक वाला एटीएम मशीन यूज कर रहा है, उसके पास प्रिविलेज ज्यादा होंगे, आपके पास कम होंगे, तो दिस इज द सेकंड पैरामीटर जिसकी बेसिस पे कोई आईओ जो है वो उसके पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंट्रोल, जैसे कि नाम है, प्रिंटर को आसान है यूज करना, इसके मुकाबले में आपको डिस्क के ऊपर से अगर कोई डाटा उठाने के लिए कहे आपको नहीं पता चलेगा। यू नीड सर्टेन हार्डवेयर ड्राइवर जो कि उस डाटा को रीड कर रहे होंगे, लेकिन प्रिंटर को यूज करना आसान है, लेकिन एक हार्ड डिस्क को मैनेज करना मुश्किल है। तो एक आईओ डिवाइस जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंट्रोल से भी डिसाइड करते हैं कि जी बेहतर है, या कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ नॉन कॉम्प्लेक्स होती हैं। यूनिट ऑफ ट्रांसफर, डाटा बल्क में जा रहा है, स्ट्रीम बाय स्ट्रीम जा रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जा रहा है, इससे भी इसकी स्पीड पे, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। डाटा रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है जी, डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, जिसे हम मसलन एक एटीएम एबीएल का है, हो सकता है वो डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम यूज कर रहा हो, एचबीएल का डिफरेंट कर रहा हो, लेकिन इनको आपस में प्रोटोकॉल्स डिसाइड करने पड़ते हैं ताकि एक दूसरे के सिस्टम को समझ सकें। एरर को कैसे हैंडल किया जा रहा है, मसलन ये कि आप जाओ और 5-6 बटन दबा दो, तो क्या आपकी नीड जो है वो एटीएम पे जाओ और आप एटीएम कार्ड ही ना डालो, तो कैसे वो एरर को हैंडल करेगा। एटीएम कार्ड डाल दो लेकिन पिन कोड ना डालो, पिन कोड डाल दिया, पैसे विड्रॉ कर लिए लेकिन पैसे कलेक्ट ना करो, तो कैसे एरर को आप हैंडल करते हो। ये भी आईओएस के अंदर एक पैरामीटर होता है। उसके बाद जी ये टेक्निक्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईओ फंक्शंस में, कि आईओ 3 किस्म की डिवाइसेस होती हैं जी, एक प्रोग्राम्ड आईओज होती हैं, एक इंटरप्ट ड्रिवन आईओज होती हैं, और एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आईओज होती हैं। ये प्रोग्राम्ड आईओ जैसे आपकी कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, इसके साथ डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं और पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं। कुछ इंटरप्ट ड्रिवन होती हैं, ये आप जरा देख लीजिएगा, ये इतनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन इशू में ना, एक तो हमें 2 इश्यूज होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। एक तो एफिशिएंसी, हर बंदा चाहता है कि हर सीपीयू और जो है ना वो जल्दी से जल्दी काम करे, और दूसरा जनरलिटी, कि जैसे अगर विंडो 7 से मैंने विंडो 8 पे स्विच किया है या मैंने विंडो 10 पे स्विच किया, तो मेरी तमाम चीजें जो है वो चल रही हो। अब आप देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर आप 2016 भी कर लेते हो,
कोई पावर पॉइंट स्लाइड जो है जो कि 2007 में बनी हुई है वो भी ओपन कर देगा, 1993 के पावर पॉइंट में बनी हुई है वो भी ओपन कर लेगा। तो जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं तो दो चीजों के साथ हम क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं कि ठीक है इसके एफिशिएंसी मैटर्स क्या है और एक जर्नलिटी क्या है। जर्नलिटी का मतलब होता है कि उसको जर्नल कर दें, जैसे ही अपग्रेड करेंगे तो वो किस तरीके से हैंडल करेगा। उसके बाद है जी आईओ बफरिंग। आईओ बफरिंग की मैं एग्जांपल कुछ आप लोगों को इस तरीके से दूंगी कि आप देखें कि जब आप किचन में होते हैं तो आप अपनी किचन कैबिनेट के पास ही वो तो जहाँ पे आप कुकिंग कर रहे होते हैं आप अपनी कोशिश करते हैं कि जो आपके मसाला जाते हैं वो किसी ऐसी कैबिनेट में हो विच इज नियर टू द किचन, आपके जो स्टोव है उसके पास हो। अगर नहीं होते तो आप क्या करते हो, अगर दूर होते हैं तो आप पहले कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हो शेल्फ पे और फिर उसकी कुकिंग स्टार्ट करते हो। बफरिंग में भी ऐसे होता है कि जो भी आप हार्डवेयर यूज कर रहे होते हो उसमें आप एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हो रैम में, और वो रैम में चीजें टेम्परेरी स्टोरेज करने के लिए फायदा देती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं यूट्यूब की। अब यूट्यूब से अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हो तो एक रेड लाइन होती है और एक ग्रे लाइन होती है। ग्रे लाइन शो कर रही होती है कि कितना डाटा आपकी बफर में आ चुका है, और रेड लाइन शो कर रही होती है जो करंटली आप उस वीडियो का हिस्सा देख रहे होते हो। समटाइम्स वो जो है यूट्यूब का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके इंटरनल बफर में आ चुका होता है तो इसलिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें, कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसमें कोई बफर नहीं होता, ठीक है। कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसमें मसलन ये कि अगर कोई डिवाइस में बफर नहीं है ना तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो डायरेक्टली यूजर प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसमें कोई भी वो जो है ना स्पेस जरूरत नहीं होती। और इसी तरीके से अगर वो सिंगल बफर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही बफर होगा, ठीक है जी। आईओ डिवाइस उसको इंटरेक्ट करेगी अगर और जो है ना उसको मूव कर देगी। इसी तरीके से आपके पास एक डबल बफर होता है, यानी डेफिनेटली अगर आपके पास जहाँ पे आप काम कर रहे हो एक शेल्फ रखनी है या दो शेल्फ रखनी है या ज्यादा शेल्फ रखनी है। ये मैं आप अक्सर लाइब्रेरी की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि अगर लाइब्रेरियन जो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स को अपने करीब वाले शेल्फ में रख लेगी तो उसको टाइम बच जाएगा कि वो जाए उस पर्टिकुलर बुक शेल्फ में से जो कि एक सब्जेक्ट की है अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुई हुई है उसमें से निकाले, बजाय इसके कि वो जो डिक्शनरी है कुछ मैगजीन्स हैं वो अपने पास ही रख ले और जैसे जैसे उसकी डिमांड आती जाए उसको आप करते जाओ। और सर्कुलर बफर में डेफिनेटली दो से ज्यादा जो होते हैं बफर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी आप समझें कि आपके पास वर्किंग स्पेस बढ़ जाता है और जो है सर्कुलर बफर में। और एक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा बफर होते हैं और एक दूसरे के अंदर ये डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और बफर की अपनी लिमिटेशन होती हैं जी कि बफरिंग स्मूथ आउट स्पीक्स इन आईओ डिमांड। However, when there is a variety of IOs and process activities, यानी हर अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो कर रही है तो हर आईओ डिवाइस का अपना बफर होता है, माउस होता है उसका अपना होगा, कीबोर्ड। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप कीबोर्ड पे लिखते हो थोड़े डिले के बाद वो चीज आपके जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, तो इट मीन्स कि वो बफरिंग स्लो हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ये वैसे बफरिंग को जरा गौर से देख लीजिएगा और ये 7 चीजों को जो है ना ये जो मैंने आप लोगों को बताई हैं इनको जरा देख लीजिएगा कि कौन कौन से 6 पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कोई भी चीज किसी कौन सी डिवाइस किसी और डिवाइस से बेहतर है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये इस वीक का लास्ट लेक्चर था। बाकी जो लेक्चर्स रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।